नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग अपने जो सीटेट के पेपर के प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है और उसमें हम लोग साइंस के हमने पिछली वाली वीडियो में 30 दिसंबर 2021 के पेपर को सॉल्व किया था और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 31 दिसंबर 2021 का पेपर। तो बिना समय को गवाए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए ज़रा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऐंठन होती हैं, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो कभी कभी व्यायाम के बाद हमारे शरीर में ऐंठन क्यों होती है या दर्द क्यों होता है। ठीक है, इनको स्क्रैम्प कहा जाता है, क्रैम्प्स। अब पहला ऑप्शन है आपके सामने, वायवीय श्वसन होता है और एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन होता है और एल्कोहल और CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको पहले तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जब हम जैसे अधिक व्यायाम करते हैं, जैसे हमने अगर तेज़ दौड़ लिया या हमने साइकिल चला ली या लंबी दूरी कोई जो यात्रा है वो पैदल ही तय कर ली या भारी वजन उठा लिया, तो इस दौरान जब हम ये ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। और ऊर्जा हमको मिलती है कहाँ से? ऑक्सीजन से। अब हम क्या करते हैं, वैसे तो फेफड़ों के द्वारा केवल ऑक्सीजन सांस लेते हैं, लेकिन जब क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हमारी मांसपेशियां हैं वो क्या करती हैं, एनाऑर्बिक आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं, जिसको कहा जाता है अवायवीय श्वसन, यानी कि बिना वायु के श्वसन स्टार्ट कर देती हैं। कौन? हमारी मांसपेशियां, किसकी? ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है वही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, यानी कि लैक्टिक अम्ल, और साथ ही साथ में क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। तो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बना रहा है ग्लूकोज, ये तो हमारा हेल्प कर लेगा किसमें कि जो हमने एक्सरसाइज की उसमें, लेकिन जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है और इसी कारण से हमको क्या होता है? ऐंठन महसूस होती है। अब अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये एक अवायवीय श्वसन होता है जिसके कारण से जो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा तो क्या होती है, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसमें यूज हो जाती है, और जो लैक्टिक अम्ल है ये मांसपेशियों में जमा होकर के क्या करता है? आपकी ऐंठन को वर्क करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कोई देखना चाहे देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ध्वनि वायु की तुलना में जल में तेजी से यात्रा करती है। माध्यम की कठोरता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो आपकी ध्वनि है, ठीक है, वो आपके जल में तेजी से यात्रा करती है, किसकी तुलना में? वायु की तुलना में। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या इसके द्वारा बताया गया रीजन आपका सही है या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे आपका कोई सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में साउंड ने वाइब्रेट किया तो ये तुरंत अगले वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर देगा, और आपकी जो ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही जल्दी से ट्रैवल करके पहुंच जाएगी, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में मॉलिक्यूल और दूर दूर होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इनके अणु जितने दूर दूर होंगे, आपका जो ट्रैवल है टाइम वो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो ध्वनि क्या करेगी? ज़्यादा जल्दी से मूव करेगी, और यहाँ पे और उससे कम, और लास्ट में और उससे कम। अब क्वेश्चन में यही कहा गया कि वायु की तुलना में जल में तेजी से यात्रा करते हैं। अब जो वायु के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं? जल के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर रीजन देखेंगे कि माध्यम की कठोरता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। कठोरता यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माध्यम आपका सॉलिड है, तो और ये आपका माध्यम, इसके आप लिक्विड वाले को देखेंगे, इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो कहीं ना कहीं जो माध्यम की कठोरता है ये ध्वनि को क्या करती है? प्रभावित करती है, ध्वनि की स्पीड को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे बात कही गई है किसकी? माध्यम की कठोरता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है, और यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है वायु का और जल का। अब यहाँ पर वायु और जल भी हो सकता है, कोई अन्य आपका मीडियम भी हो सकता है। तो ये आपके रीजन और स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये रीजन है वो स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या है? मानव आहार नाल का वह भाग है जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो आपको बताना है जो हमारे पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, उस एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा डाइजेशन है पूरे फूड का वो सब कहाँ पर होता है? आखिरी में जाकर के। तो वो आपको क्या करना है? बताना है। तो अगर आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे ध्यान से,
तो यहाँ से माउथ से ही क्या होता है, खाना हमारा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे फिर आपका आता है ये सैलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ से क्या करती हैं, जो सैलिवा निकलती है, लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, ये क्या करती हैं, कुछ चीज़ का डाइजेशन करती हैं। फिर आपका आता है इसूफेगस, फिर आपका ये स्टोमक है। तो आप देख रहे हैं कि खाने का डाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होना यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूर्णतः जो आपका खाने का डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के द्वारा रेक्टम में स्थिर इकट्ठा होता है, और फिर बाद में एनस के द्वारा क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि पूरे खाने का जो डाइजेशन है, वसा का जो पूर्ण पाचन है, वो कहाँ पर होता है, तो वो आपका होता है कहाँ पर, छोटी आंत में। तो ऑप्शन जो हमारा सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कैटरपिलर, जिसको रेशम का कीट कहा जाता है, ठीक है, ये इसके जो रेशे होते हैं ये किससे बने होते हैं। तो मैंने आपको पहले शायद क्लास में ही बताया हुआ था कि जो रेशम कीट से जो आप ये रेशम बनाया जाता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आपके कैटरपिलर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ये ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन है, और ह्यूमन का क्वेश्चन मैंने जब आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ा रहे थे वहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताया हुआ था। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। मानव हृदय में धमनियों, यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है। देखो आपको मैंने कहा था कि हमारे बॉडी में जो ब्लड जाता है वो 2 चीज़ें लेके जाती हैं, एक आपकी होती है धमनी और दूसरी आपकी क्या होती है, सिराएँ होती हैं। और धमनी होती हैं, धमनी को कहा जाता है आपका आर्टरी, धमनी को क्या कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है। और फिर आपकी जो सिराएँ होती हैं इनको कहा जाता है वेन्स। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, वेन्स होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, और ये भी मैंने आपसे कहा था कि जो आर्टरी होती है यानी धमनियाँ होती हैं, इनमें बहता है आपका प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त, और जो आपकी वेन्स होती हैं इनमें आपका बहता है अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको एक ये चीज़ भी बताई थी कि केवल एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम था फुफ्फुस, और उसी को कहा जाता है पल्मोनरी। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी। उसी प्रकार से एक सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम भी होता है पल्मोनरी वेन, और इसमें क्या होता है, आपका शुद्ध रक्त बहता है। ये केवल 2 में अलग अलग होता है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, क्या है। धमनियों की भित्तियाँ पतली होती हैं और इनके भीतर बाल्ब लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बाल्ब। और इनमें रुधिर दाब, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, हाँ, इनमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है और ये रुधिर को हृदय से बाहर ले जाती हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि जब हमारा जो प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है किसमें, आर्टरीज में। और आर्टरीज क्या होती हैं, यहाँ से हार्ट से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, और हार्ट से जुड़ने के बाद इनमें जब आपका प्योर ब्लड जाता है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड होने के साथ साथ हार्ट के द्वारा भेजा जा रहा है, तो इनमें जो आपका प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और प्रेशर ज़्यादा होता है इसीलिए ये जो आपकी धमनियाँ हैं, आर्टरीज हैं, ये क्या होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, जिससे क्या हो जाए कि जो आपका ब्लड प्रेशर से जा रहा है उनको ये सहन कर सकें। तो ये धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, मोटी होती हैं, और साथ ही साथ में फ्लेक्सिबल हुई होती हैं। साथ ही साथ में कैसे होती है, फ्लेक्सिबल भी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे पढ़ेंगे। ये पहला स्टेटमेंट तो गलत होएगा। इसमें कहा गया कि धमनियाँ यानी कि जो आर्टरीज होती हैं वो पतली होती हैं, नहीं, मोटी होती हैं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब आपका होता है इलास्टिक, ये सही है। और इनके भीतर कपाट होते हैं। कपाट का मतलब आपका वही है वाल्व से, लेकिन इसमें मैंने आपसे कहा है कि इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, ये बात सही है। इनमें बाल्ब नहीं होते, ये भी बात सही है। इनमें जो ब्लड जाता है वो हाई प्रेशर से जाता है, ये भी बात सही है। और ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वेन्स होती हैं इनमें आपका जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड रहता है, और जिसमें इतना प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपका ब्लड जाता है वो जाता है किनके द्वारा, आर्टरीज के द्वारा, और इनमें वाल्व आपके नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और जो वेन्स होती हैं ये हमारे स्किन के नीचे पाई जाती हैं, जो आप डेफिनेटली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, इनमें जो नीले नीले कलर की आपको वेन्स दिखती हैं, यही हमारी सिराएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसको दिक्कत है हिंदी में देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या है, यानी कि द एक्चुअल पथ ऑफ यूराइन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो आपका वेस्टेज पार्ट है यूराइन, वो कहाँ से बनता है, कहाँ से, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या है। ठीक है,
और जैसे अगर हम बात करें आपके इसके यूराइन पूरे सिस्टम की, तो जो हमारा किडनी होता है ये क्या करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है। और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करता है तो यहीं से क्या होगा, आपका जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पहला हमारा पार्ट होगा यूराइन को बाहर निकालने का, सबसे पहले क्या करें, किडनी में होगा। किडनी के बाद फिर आपका आएगा यूरेटर, यूरेटर के बाद आएगा यूरिनरी ब्लेडर, और लास्ट में आपका यूरेथ्रा के द्वारा जो आपका यूराइन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो देखेंगे पहला स्टेप किडनी है, दूसरा यूरेटर, तीसरा आपका यूरिनरी ब्लेडर, और चौथा आपका क्या है, यूरेथ्रा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा नंबर, पहला किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी के किसी ना किसी पार्ट से पूछे ही जाने हैं। बढ़िया पेपर था ये जो आपका 31 दिसंबर को पूछा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बढ़िया क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी आप देखने का प्रयास करें। एक ट्रेन 6/10/2021 को, मतलब ये डेट दी गई है, स्टेशन ए से, ठीक है, 22:15 बजे शुरू होती है और 9/10/2021 को 4:15 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। यदि दोनों स्टेशनों की जो बीच की दूरी है 1890 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी। जैसे मान लो ये आपके सामने ट्रेन है और इसको हमने क्या मान लिया, स्टेशन नंबर ए पर खड़ी हुई है। यहाँ से ये ट्रेन चलती हुई जा रही है, ये स्टेशन नंबर बी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहली बात तो आपको देखना है, ये चली कब, ये चली है 6 तारीख को, और 6 तारीख को कितने बजे चली, 22:15 पे चली है, ठीक है। और 22:15 का मतलब कितना होता है, ये लगभग जो अगर हम देखेंगे जो आपका 24 आवर वाला सिस्टम होता है, तो ये रात को चली हुई है, ठीक है, ये आपका PM वाला सिस्टम है। तो अगर आप देखेंगे ये आपका 10:15 समय है, कितना है आपका ये 10:15, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर यानी कि ये पहुँच रही है 4:15, यानी कि ये AM की बात हो रही है, ये हो गया आपका। तो इतने से लेकर के इतने समय में, और तारीख भी यहाँ पे कितनी होगी, 9 तारीख हो गई। यहाँ पे तारीख थी 6, यहाँ पे तारीख हो गई 9। और इनके जो स्टेशन ए से स्टेशन बीच की दूरी दी गई है वो दी गई 1890 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको पता करना है पूरी चीज़। तो आप जैसे कि जानते हैं कि स्पीड बराबर फॉर्मूला, यानी चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और स्पीड बराबर डिस्टेंस का मतलब हमें दिया गया है कितना, 1890 किलोमीटर, यानी ये वैल्यू तुमको पता है 1890। अब बात आती है टाइम की, तो टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख, तो अगर बीच में इसका एक पड़ रहा 7 तारीख और एक में पड़ रहा 8 तारीख, यानी इन 2 दिनों की अगर हम बात करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 2 दिनों ये तो पूरे लग रहे हैं, तो यानी 48 घंटे तो आपके ये हो गए 7 और 8 तारीख के, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 10:15 और यहाँ पे कितना, सुबह के 4:15, ये आपके शाम के 10:15, ये सुबह के 4:15, तो इनके बीच का अगर अंतर निकालेंगे तो 6 घंटे अंतर ये निकल के आ रहा है। तो यानी कि टोटल अगर टाइम दिख रहे हैं तो आपका लग रहा है पूरा 54 घंटे, ये आपका टाइम निकल के आया। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारी 1890 है और टाइम हमारा कितना निकला, 54 निकला। और 54 से अगर हम 1890 को काटेंगे तो ये कटेगा आपका 35 बार, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी औसत चाल निकल के आ गई है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन का था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा लिखा हुआ है एक अवतल लेंस हमेशा एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा है एक अवतल दर्पण एक वास्तविक छोटा और साथ ही साथ आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल लेंस एक आवर्तक के रूप में उपयोग करते समय एक वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब आपको बताना है ये कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो आप ये समझ लिए, जो चीज़ उत्तल दर्पण करता है, जो चीज़ उत्तल दर्पण करता है वही सेम टू सेम चीज़ आपका अवतल लेंस करता है। ध्यान रखना, यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। जो जिस प्रकार के प्रतिबिंब यानी आभासी और छोटे प्रतिबिंब उत्तल दर्पण भी बनाता है, और आभासी और छोटे प्रतिबिंब आपके क्या बनाते हैं, ये अवतल लेंस भी बनाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, यानी पहले 2 स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, आभासी और छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। अब इनको देखते हैं। एक अवतल दर्पण एक वास्तविक छोटा और साथ ही साथ आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अभी मैंने कहा अवतल दर्पण छोटा और आभासी नहीं बनाता है, वो अवतल लेंस बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक उत्तल लेंस एक आवर्धक के रूप में उपयोग करते समय एक वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो C और D दोनों गलत हैं। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली A एंड B, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति जीव जंतु का उल्लेख करती है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या को दर्शाती है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जगत यानी जो प्लांट्स होते हैं और जो प्राणी जगत यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रजातियों का उल्लेख करती है। यह वनों में यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है। अब आपको बताना है कि क्या है इसमें आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से मतलब है।
कि यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को उल्लेख करती है? जी नहीं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अलग प्रकार से कंबाइंड रूप से कई प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको संदर्भित करती है, न कि किसी एक को। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला बात करेंगे, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति? जी नहीं। किसी विशेष प्रजाति की बात हो रही तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, दोनों गलत हो गए। यह किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप यानी कई प्रकार के प्लांट्स, कई प्रकार के एनिमल्स, उनका उल्लेख करती है, बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपके फॉरेस्ट में पाई जाती है, यानी जंगलों में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सी और डी ये हमारा करेक्ट है। और यहाँ पर आई थिंक डी ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है, तो सी एंड डी आप कर लीजिए, करेक्ट आपका हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश में देखो ये लिया गया डी ऑप्शन, सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको पहचानना है। ठीक है, कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है यूनिसेलुलर और आपका दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, और एक कोशिकीय यानी कि बहुकोशिकीय। तो इनका जो रूप होता है एक कोशिकीय जीवों का और जो बहुकोशिकीय जीवों का, डेफिनेटली ये कार्यों पर निर्भर करता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बात करेंगे, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। भैया देखो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोशिका भित्ति की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कोशिका भित्ति, तो वो फिर आपके जो एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या है? नहीं होती इसमें लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सी पढ़ेंगे, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी करेंगे, न्यूरॉन की आकृति तंतुओं की जैसी होती? जी नहीं। न्यूरॉन की आकृति सबसे लंबी, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, लंबा लंबा इस प्रकार का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन की आकृति तंतुओं की जैसी नहीं होती, लंबी आकृति होती है, यानी डी भी आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और डी हमारे असत्य हैं, इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पादप में यानी प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे, दोनों दिन के समय पादपों में होते हैं, श्वसन रात में होता है और प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। आप जैसे ही जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको करने के लिए किसकी? सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। और सनलाइट कब निकलती है? दिन में निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस दिन में होती है, लेकिन जो प्लांट्स, अगर आप बात करेंगे सांस लेने की, प्रकाश के जो मतलब प्लांट्स होते हैं, अगर वो श्वसन की बात करेंगे वो दिन में भी करते हैं, डे एंड नाइट। श्वसन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जीव है, तो श्वसन तो उसमें डेफिनेटली होगा, तो दिन में भी होता है, नाइट में भी होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल प्रकाश में होने के कारण दिन के समय होती है। ठीक है, और इसीलिए इसके बहुत सारे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इससे लेकर के। जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होते हैं कि आसपास की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और जब अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा यानी यूवी रेज के द्वारा, सनलाइट के द्वारा जब वो क्या करते हैं, इनका अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, तब क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं उनमें से कुछ हिस्सा वो अपने श्वसन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिसका उपयोग अन्य जीव जंतु करते हैं। लेकिन रात्रि के समय जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, उस दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो उन्होंने छोड़ी थी उसका कुछ हिस्सा ये खुद सांस लेने के लिए करते हैं, क्योंकि लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है? उस दौरान आपकी नई ऑक्सीजन नहीं बनती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रात्रि में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनके आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेचिस और मलेरिया जैसे रोग जीवाणुओं के रोग हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या बीमारियाँ दी गई हैं, और बीमारियाँ किसके कारण से होती हैं वो दी गई हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी बीमारी किसके कारण से आपकी होती है। तो सबसे पहले ए वाले की बात करेंगे, तो पेचिस और मलेरिया। तो जैसे कि मैं बताऊँ, पेचिस एक संक्रामक रोग है जो एक परजीवी से होता है। किससे होता है? परजीवी से होता है। और अगर हम बात करेंगे मलेरिया जीवाणु से नहीं होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया को करने वाला जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। टाइफाइड और तपेदिक यानी टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस टीबी आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जो टाइफाइड और ये होता है, ये आपका किस प्रोटोजोआ से नहीं होता, ये आपका होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ इसमें गलत होगा, तो ये आपको याद कर लेना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया से होता है, यानी बी स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सी पढ़ेंगे हम लोग कि इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स यानी कि जो जुखाम वगैरह हो जाता है और जो छोटी माता के नाम से चिकन पॉक्स जो जाना जाता है, ये वायरस के कारण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
और जो चिकन पॉक्स होता है ये किस वायरस से होता है क्या आप जानते हैं? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस से आपका चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करेंगे, पोलियो और अधिकांश खांसी ये विषाणु रोग हैं, बिल्कुल सही है। जो आपको खांसी आती है, ठीक है, कफ वगैरह आता है, जो पोलियो होता है ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है दोस्तों? वायरस से होता है। तो यानी कि ऑप्शन सी और डी ये हमारे क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है देखिएगा, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन यानी केमिकल्स जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं? यानी केमिकल्स जनरली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी खाना आपका खराब ना हो उसके लिए जिन आपके केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे पहला पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट, जी नहीं। टार्ट्रिक अम्ल और सोडियम सल्फेट, ये भी नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये भी नहीं। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, इनका क्या होता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। अब ये थोड़ा याद करने वाली फैक्चुअल चीज़ें जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली में जो आपका सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम जो बेंजोएट होता है ये, और जो सोडियम मेटा बाइसल्फेट है, ये दोनों के दोनों इनमें एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। यानी सोडियम बेंजोएट की अगर हम बात करेंगे, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, यानी फंगस नहीं लगता है इनसे। और इससे क्या होता है? खाना जो पीएच होता है खाने का वो आपका बैलेंस रहता है और खाना आपका ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक चल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जिसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं, और ये कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनका उपयोग खाने को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देते हैं हम लोग। निम्नलिखित बलों पर विचार कीजिए। गैर संपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब बिना कांटेक्ट के जो एक बल दिखाते हैं वो कौन से हैं? पेशीय बल, पेशीय बल क्या होता है? मस्कुलर फोर्स, जिसमें आपकी मसल्स यूज होती हैं, तो ये तो टच करने पर ही आपका फोर्स दिखेगा, तो ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। चुंबकीय बल, हाँ ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट रखी हुई है, ये दूर स्थित लोहे की जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो ये बिना कांटेक्ट के कर सकता है, इसलिए आपका ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल, घर्षण बल जब क्या दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तब घर्षण बल उत्पन्न होता है, यानी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। ग्रेविटी, ये बिल्कुल नॉन कांटेक्ट फोर्स है, आप किसी वस्तु को ऊपर हवा में फेंके वो वस्तु नीचे की ही ओर आती है, यानी ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सही है। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, स्थिर वैद्युत बल आपका, तो ये भी आपका क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे बनती है उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बनता है, जो कि बिना कांटेक्ट के आप क्या कर सकते हैं? इसमें चालू कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी एक प्रकार का आपका कैसा हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन सी हम जो दिया गया है बी, डी और ई, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिएगा ध्यान से, क्या है दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? दबाव का मतलब होता है प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जैसा कि जानते हैं फोर्स यानी कि बल, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा, और जो एरिया होता है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा ही मात्रक क्या निकल के आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15वां था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जब किसी पॉलीथीन ट्यूब को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन ट्यूब, यहाँ पे देखो पॉलीथीन की कोई ट्यूब है या प्लास्टिक ट्यूब भी बन सकती है, ये आपकी प्लास्टिक ट्यूब है, और ये आपका मान लिया कोई ये ऊन का कपड़ा है, ये ऊन का कपड़ा है और ये प्लास्टिक की ट्यूब है, ठीक है, या पॉलीथीन की ट्यूब है। तो कपड़े पर धनात्मक आवेश होने पर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। ध्यान से बोलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपड़े पर धनात्मक आवेश होने पर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है, और कपड़ा दोनों ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। कपड़े पर ऋणात्मक आवेश होने पर धनावेशित हो जाता है, कपड़ा दोनों धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है कि जब ये दोनों आपके कैसे उदासीन हैं, इनमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, लेकिन जब किसी पॉलीथीन ट्यूब को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़ी से, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें ऊनी के कपड़े में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, तो पॉलीथीन ट्यूब की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किस में स्थानांतरित हो जाएंगे? प्लास्टिक या पॉलीथीन के ट्यूब पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही पॉलीथीन ट्यूब की सतह पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, क्योंकि इस पर तो थे नहीं, इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपकी जो ये हो जाएगी, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और ऊनी कपड़े ने कुछ इलेक्ट्रॉनों को खो दिया है, तो इस पर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव चीज़ यानी धनात्मक आयन आ जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा आपका, धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि ऊन का कपड़ा क्या ही कैसा हो जाएगा धनात्मक, और आपका जो दूसरा प्लास्टिक उस पर ऋणात्मक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। यदि आपतित किरण परावर्तित सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब आपसे पूछा गया है आपतित किरण और संबंधित परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये मान लो आपकी सरफेस है, यहाँ से कोई किरण आ रही है जिसको कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है इसको? आपतित किरण। और आपतित किरण क्या है? और आपतित किरण है तो इसके बाद ये रिफ्लेक्ट भी होगी, और यहाँ पर ये होता है आपका अविलंब। ये क्या होता है? अविलंब, इसी को नॉर्मल कहते हैं। और ये आपकी होती है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है क्या, जैसे आपको ये पता है कि आपतित कोण यानी इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, इनका मान क्या होता है? आपका बराबर होता है। स्नेल का नियम कहता है कोण आई बराबर कोण आर। इतनी बात आपको पता है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपतित किरण है वो परावर्तक सतह के साथ, यानी ये इसकी परावर्तक सतह है ये वाली, इसके साथ जो कोण बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है? 40 डिग्री का बना रही है। तो पूछा गया है कि आपतित किरण और संबंधित परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि इनके दोनों के बीच का कोण कहा गया, यानी इस वाले को ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है। तो ये अगर 40 है और अविलंब होता है 90 डिग्री पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 40 प्लस एंगल आई ये होता है 90 डिग्री। तो आई का मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो 90 माइनस 40 यानी कितना निकल के आएगा? 50 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, यानी आर का मान भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों के बीच का कोण यानी एंगल आई और एंगल आर का मान पूछा है, यानी 50 प्लस 50, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 100 डिग्री का एंगल। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, पृथ्वी से देखे जाने पर, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति अवस्थाएं दर्शाता है। पृथ्वी से देख रहे हैं शुक्र, ठीक है, जिनको सांझ का तारा, भोज का तारा, जो भोर का तारा उसके नाम से जाना जाता है। और अगला ये दिखाता है कई प्रकार की अवस्थाओं प्रदर्शन को दिखाता है। तो अब यहाँ पे रीजन पहला क्या है? शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ये आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है कि जो यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति अवस्थाएं दर्शाता है। तो ये बताया किसने था? ये बात सही है, ये बताई थी गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अवलोकन किया और बताया कि शुक्र में क्या होती है? अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। और यह पृथ्वी के चंद्रमा के समान है। जैसे पृथ्वी का जो आपका मून होता है उस प्रकार से, जैसे चंद्रमा कभी आपने देखा होगा चंद्रमा इतना दिखाई देता है, कभी थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देना स्टार्ट होता है, कभी कभी पूरा दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो शुक्र है उसमें भी होती हैं इस प्रकार की अवस्थाएँ दिखाई जाती हैं, ठीक है। और ये पहली बार कब रिकॉर्ड किया गया था? 1610 ईस्वी की बात है, जब गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के माध्यम से इसको रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो ये बात पहली स्टेटमेंट आपका सही है। अब इसकी कौन व्याख्या करता है? रीजन 1 को देखते हैं। शुक्र का वातावरण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। और इसमें क्या होता है, जो आपका शुक्र है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के बादल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बादल पाए जाते हैं वो वातावरण इसका बहुत गर्म है और इसकी सतह पर भट्टी जैसा महसूस होता है। जैसे भट्टी में टेम्परेचर हो जाता है, इतना गर्म होता है। और सूर्य पर इतनी गर्मी है कि अगर आप कोई मेटल की छड़ भी ले जाते हैं तो वो छड़ भी बड़ी आसानी से पिघल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में अपवर्तित होता है। तो इसे प्रकाश को दूरबीन से नए तरीके से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ऐसा उसका वायुमंडल है। तो रीजन बिल्कुल जो 1 है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि जो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी है, आपने देखा होगा पृथ्वी क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तब हमको सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जैसे अगर आप कोई ट्रेन या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो अगर गाड़ी आपकी जिस डायरेक्शन में जा रही होती तो आपको बाहर की चीज़ें जो स्टेबल हैं, स्थिर हैं अपनी अवस्था पर, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये क्या है? मोशन का एक नियम है। तो अगर आपका जो चूंकि सूर्य क्या है? स्थित है, अपने जगह पर स्थिर है। तो जब आपकी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी, तब आपको सूर्य कैसा जाता हुआ दिखाई देगा? पूरब से पश्चिम। इसीलिए हमको लगता है कि सूर्य पूरब से उग रहा है और पश्चिम में डूब रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर शुक्र ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि पृथ्वी के डायरेक्शन के अपोजिट में घूमता है। दोनों ही सही है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आर और R2 दोनों सही है, और R2 एक ही सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। जो R2 वाला स्टेटमेंट है ये एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि घूर्णन के कारण ही इसमें कई प्रकार सी आपकी जो अवस्था है वो परिवर्तन को दिखाती है। सही ऑप्शन सेकंड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ये इंग्लिश है 19। सर्दियों की सुबह नंगे पैर चलते समय हमें लगता है कि लकड़ी के फर्श की तुलना में संगमरमर का फर्श ठंडा होता है। जैसे मान लो ये 2 फ्लोर हैं, एक आपका जो फ्लोर है वो आपका लकड़ी का है, ठीक है, और दूसरा आपका जो फ्लोर है वो आपका संगमरमर का है, ठीक है दोस्तों। और जब हम इस पर चलते हैं या इस पे चलते हैं तो आप देखते हैं कि लकड़ी का जो फ्लोर है वो कम ठंडा लगता है, और सर्दियों में संगमरमर का जो आपका फ्लोर है वो ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? लकड़ी के फर्श की तुलना में अधिक ऊष्मा को परावर्तित करता है। ऊष्मा की बात होती है तो गर्म महसूस होता लकड़ी का फर्श। लकड़ी के फर्श की तुलना में अधिक ऊष्मा को परावर्तित करता है कौन? संगमरमर। जी नहीं, गलत है, ऊष्मा को परावर्तित नहीं करता है। अब जो संगमरमर है वो लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का बेहतर सुचालक है। ये बिल्कुल सही बात है। ये गुड कंडक्टर ऑफ आपका क्या है, एनर्जी, यानी ऊष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक है, जिस कारण से ऊष्मा को जल्दी रिलीज कर देता है और उनको छोड़ देता है। तो आसपास जो अगर एनवायरनमेंट ठंडा है तो ज़्यादा ठंडा महसूस कराएगा। तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पेट्रोलियम के घटकों के समूह की पहचान कीजिए, अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद क्या है। मतलब पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप लोगों ने वैसलीन तो लगाई होगा, जो वैसलीन आती है उसमें देखो एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है, डिब्बी में लिखा होता है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, ठीक है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये भी क्या है, एक पेट्रोलियम का उत्पाद है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके पेट्रोलियम के कौन कौन से उत्पाद हैं, तो इसमें चिकनाई वाला तेल, जो मोबियल आता है, जो गाड़ियों में आप लोग डालते हैं कि उसमें क्या हो जाए कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, तो चिकनाई वाला तेल ये भी पेट्रोलियम से बनाया जाता है। पैराफिन मोम ये भी पेट्रोलियम से बनाई जाती है, और जो कोल तार है ये भी पेट्रोलियम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। पहला गलत क्यों है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल तो बनाया जाते हैं लेकिन रेयॉन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। डीजल और कोल तार तो बनाया जाता है लेकिन कास्टिक सोडा नहीं बनाया जाता है। पेट्रोल और पैराफिन मोम तो बनाई जाती है लेकिन रेयॉन नहीं बनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब हमारा क्या हो चुका है, पेडागॉजी वाली सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। देखिएगा, विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता। क्या? इसमें अवलोकन, पैटर्न की पहचान तथा परिकल्पना का प्रतिमान निहित है। बिल्कुल सही है, ये चीज़ें होनी चाहिए तभी साइंस पे की स्टडी मानी जाती है। इसमें गुणात्मक और गणितीय मॉडलों का आविष्कार और उनके निष्कर्षों को निकालना निहित है। बिल्कुल सही बात है। यह निर्णयात्मक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों पर निर्भर है। जी नहीं, केवल और केवल जो आपके जिनको टच कर सकते हैं उन्हीं डाटा के आधार पर आप साइंस के निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको अपना रीजनिंग, आपके लॉजिक बताने भी पड़ेंगे। तो यानी ऑप्शन सी हमारा ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। साइंस का मुख्य उद्देश्य अवलोकन तथा नियंत्रित प्रयोगों द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करना और झूठा सिद्ध करना है। यानी कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत सिद्ध करना और सही हैं वो सही सिद्ध करना। ये केवल और केवल साइंस के प्रैक्टिकल्स के द्वारा पॉसिबल है, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो गलत इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है, दे रिलाई ओनली ऑन सेंसरियल डाटा एज द अल्टीमेट एविडेंस। जी नहीं, यही हमारा गलत है, बकाया तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। तर्क संगत सोच की बात हो रही है, यानी डेवलपिंग रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग किस में डेवलप हो सकती है, संदेहवाद को प्रोत्साहित करना, इसका मतलब क्या होता है, इनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म। विवादास्पद मुद्दों से बचना, ये है यानी कि अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज। कारण परिणाम संबंधों को खोजना, यानी कि लुकिंग फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। विश्वसनीय वैज्ञानिक साहित्य से परामर्श लेना, यानी कंसल्टिंग रिलायबल लिटरेचर इन साइंस। अब इसमें पूछा गया है कि अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। कि अगर आप कोई रीजन बताना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप संदेहवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसमें जब आपकी चीज़ें लॉजिकल आएंगी कहीं ना कहीं, तो जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं उनसे बचना, ये सबसे बढ़िया तर्क संगत सोच का एक आपका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको हम बताएं, जो तर्क होता है,
तर्क का प्रयोग चीज़ों को समझने की क्षमता और सत्य को स्थापित करने और सत्यापित करने के लिए तर्क के अनुप्रयोगों का प्रयोग किया जाता है और वो एक सूच के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, कारण और प्रभाव का संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं वो क्या करते हैं, छात्रों का ध्यान तो केंद्रित करते हैं मुद्दों ध्यान, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं निकलता। तो ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जिसमें लॉजिक आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इनसे बचना ही एक तर्कसंगत सोच को विकसित करने का एक उपयुक्त तरीका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? ठीक है, तो यह विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित 7 चरणों का एक निश्चित क्रम है। भैया वैज्ञानिक प्रक्रिया ये किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं है, ना ही कोई इसके स्टेप्स होते हैं, गलत है। यह विचारों का संयोजन है जिनका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक जो आपका पूरा क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जो मेथड है इसका कोई क्रम नहीं होता है, यानी कि एक सर्टेन सीक्वेंस नहीं होता। ये सही है। यह एक समय प्रमाणित विधि है जिसमें परिकल्पना का निर्माण एक आवश्यक भाग है। जरूरी नहीं कि हर बार समय के साथ ही ऐसा हो और एक परिमाण आपका जो परिकल्पना है वो इसका जरूरी भाग हो। ठीक है, ये बिल्कुल भाग नहीं है परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का। तो सी गलत है। यह विज्ञान की एक प्रचलित विधि है जो चयनित आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भर करती है। कौन? वैज्ञानिक प्रक्रिया। जी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट प्रोसेस एंड दैट डू नॉट नेसेसरली ऑक्योर इन सर्टेन सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 24 नंबर। विज्ञान में अनुमान लगाने का क्या अर्थ है? अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो किस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? भौतिक जगत के कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का, जो आपकी इंद्रियां होती हैं, हाथ पैर होते हैं, उनका सक्रिय उपयोग करके क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। हाँ, आप अनुमान यानी जिसको तुक्का लगाना कहते हैं अपनी भाषा में, वो आप तभी लगा सकते हैं जब आपके सामने तर्क संगत ऑब्जर्वेशन का स्पष्टीकरण हो, और वो अगर है तो कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर ये हो सकता है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें आप अगर तुक्का कैसे लगाएंगे, तो 3 जो ऑप्शन होंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो जो आपका चौथा बचेगा, हाँ ये होने की संभावना है, तो इस आधार पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अवलोकनों में निजी पूर्वाग्रहों को कम से कम जगह देने की विधि, ये नहीं है। भौतिक जगत के विषय में प्रमाणों को एकत्र करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को विज्ञान को समझने और सुगमतापूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्न में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी, वो आपको बताना है। क्या है? पहला, अपनी व्याख्याओं में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय संदर्भों के उदाहरण को सम्मिलित करना। सही हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, विज्ञान को समझने और सुगमतापूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं हर पृष्ठभूमि में। हर पृष्ठभूमि में ग्रामीण भी हो सकती है, शहरी भी हो सकती है, जनजातीय भी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। विज्ञान प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखना और जिन विद्यार्थियों का वैज्ञानिक अभिरुचि नहीं है उनमें मध्यम दर्जे की अपेक्षा रखना, ये बात बिल्कुल गलत है। ये वाइसनेस को दिखा रही है कि नहीं, जो विज्ञान में ज़्यादा होशियार हैं उनसे अपेक्षाएं रख रहे हैं कि वो सही बताएंगे, जो बेचारे कमज़ोर हैं वो नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, भेदभाव को प्रदर्शित करता, तो बी हमारा गलत है। एक शिक्षक के तौर पर यह दर्शाना कि आप विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान के उद्यम के लिए सभी संस्कृतियों के व्यक्तियों को योगदान को उजागर करना, कि जिससे क्या होगा, लोगों का एक अटैचमेंट जुड़ जाता है, सभी लोग जागने के प्रति उत्सुक होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कौन सा उपयुक्त नहीं होगा, ये वाला उपयुक्त नहीं होगा कि आप क्या बाइसनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि जो ज़्यादा होशियार हैं साइंस के प्रति, इस आधार पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है? संकल्पनात्मक समझ का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन साइंस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपके सामने, अवधारणा आधारित परीक्षणों पर विद्यार्थियों की योग्यता का विश्लेषण करना, यानी कि एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्वेंट्रीज, बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। सेकंड पढ़ेंगे, विद्यार्थियों के उत्तरों को सावधानीपूर्वक सुनना और उनके विचारों को प्रतिक्रिया देना, ये भी बात सही है। आपको सुनना पड़ेगा स्टूडेंट के विचारों को। लिसनिंग केयरफुली टू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस एंड रिएक्टिंग टू देयर आइडियाज, सही है। चुनौतीपूर्ण मानकों से तुलना करते हुए विद्यार्थियों को एक सीधा स्पष्ट प्रतिपुष्टिकरण देना, फीडबैक मिलना चाहिए, यानी गिविंग डायरेक्ट क्लियर फीडबैक अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू चैलेंजिंग स्टैंडर्ड, सही है। अब सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्यों को समय पर जमा करें। हाँ, ये देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे टाइम कहाँ से आ गया? कॉन्सेप्ट जरूरी होना चाहिए, कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, तो एक विलिम में बॉन्डेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या, यही गलत है, लेकिन ऑप्शन में नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्या है? प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है। अगर आप कोलैबोरेटिव अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए
समूह कैसा होना चाहिए, मतलब आपका जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, होमोजीनस एंड स्मॉल, समरूप और छोटा, अगर एक ही प्रकार का आपका क्या बोलते हैं ग्रुप होगा, एक ही जैसे अगर मान लो कोई अच्छे बच्चों का ग्रुप है तो उसमें अच्छे अच्छे हैं, अगर मतलब जो पढ़ाई में अच्छे नहीं उनका ग्रुप है और छोटा ग्रुप है, तो किस तरीके से आप वो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो ग्रुप आपका छोटा तो होना चाहिए, वो सही है, क्योंकि ज़्यादा होने से भी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन होमोजीनस नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रकार गधे ही गधे भरे हुए हैं उसमें, तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, अगला हेट्रोजीनस और लार्ज, नहीं, अगर विषम रूप है, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग ज्ञान के लोग हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग हैं, लेकिन अगर वो ग्रुप बड़ा होगा तो भी दिक्कत देगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर तर्क वितर्क इतना ज़्यादा हो जाएगा कि चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समरूप और होमोजीनस और लार्ज, मैंने कहा होमोजीनस तो होना ही नहीं चाहिए। अब एक ही ऑप्शन बचा, हेट्रोजीनस भी हो, विषम रूप हो, अलग अलग लोगों की बात हो वहाँ पे, और स्मॉल हो, छोटा ग्रुप भी हो, तो इससे कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है वो अच्छे से परफॉर्म हो सकती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनाते समय अध्यापिका एक पात्र का उल्लेख करती है जो पीने का पानी लाने के लिए नदी को गई। नकुल, एक विद्यार्थी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित है, क्योंकि वह तो अपने घर पर प्यूरीफायर का प्रयोग करता है। कौन, नकुल। तो यहाँ पर जो अध्यापिका है वो कहानी सुना रही है, और उसमें कोई जो लड़की है, कोई एक पात्र है जो आपका पानी भरने जाता है पीने के लिए, तभी नकुल बीच में ही रोकता है और कहता है कि क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित है। तो उस समय जब बच्चे ने ये बात पूछी है टीचर से, तो उस समय अध्यापिका को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। नकुल से कहे कि यह काल्पनिक कहानी है और इसमें इसे तर्क नहीं खोजना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टोरी क्या होती है, ये हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है, बच्चा वही सीखेगा जो उसके कॉन्सेप्ट में आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते काल्पनिक कहानी, इसमें तर्क नहीं खोजना चाहिए, गलत बात है। विद्यार्थियों से कहें कि नदी से सीधे पानी पीना सुरक्षित नहीं है और कहानी सुनाना जारी रखें। आप अगर सीधा कह देंगे, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो भी बात बिगड़ जाएगी, तो ये भी गलत है। नकुल से कहें कि यह अंग्रेजी की कक्षा है और इसमें इस विषय पर विद्यालय के विज्ञान शिक्षक से चर्चा करना चाहिए, ये भी दिक्कत है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको उनसे चर्चा करनी चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, विद्यार्थी से कहें कि वे चर्चा करके कारण बताएं कि सीधे नदी से पानी पीना सुरक्षित क्यों नहीं है। हाँ, ये आपका सही है। इससे क्या करेंगे, बच्चे चीज़ों को समझेंगे कि क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या उसके रीजन्स है, ये सब सारी चीज़ें। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से क्या छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने में मदद करेगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग सजेशंस अबाउट द रेमेडियल टीचिंग टू द लर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब रेमेडियल टीचर की बात हो रही है तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनको डायग्नोज करना पड़ेगा और उनका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपकी रेमेडियल टीचिंग की बात हो तो निदानात्मक मूल्यांकन पर आपको तुरंत चला जाना है। तो भविष्य सूचक प्रोग्नोस्टिक एवोल्यूशन नहीं, प्लेसमेंट मूल्यांकन नहीं, योगा समेट एवोल्यूशन नहीं, तो यहाँ पे उपचार की बात हो रही है तो निदान भी करना पड़ेगा, यानी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर, पढ़िएगा ध्यान से। एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव हैं, यानी कि नॉन लिविंग। राजमा के जो सूखे बीज हैं वो आपके नॉन लिविंग हैं, क्योंकि वे एक मुट्ठी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। उसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एज अ टीचर, आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे, बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। ये देखो, अगला पढ़ेंगे, बीज जीवित नहीं होते क्योंकि वे जीवन की किसी प्रक्रिया को नहीं दर्शा रहे हैं। देखो, ऐसे आप निर्जीव नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही बीज मिट्टी में जाते हैं वो तो क्या करते हैं, उनमें अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है और वो आगे की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। बी गलत है। बीज जीवित थे, लेकिन जब वे जीवित थे पौधे का एक अंग थे, लेकिन अब वे निर्जीव है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब वो पौधे का अंग थे तभी सजीव होते हैं। एक बार किसी जीवित पदार्थ को काटने या तोड़ने पर यदि वह अपने आप को स्वयं स्वस्थ न कर सके तो वह धीरे धीरे मर जाता है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। हाँ, आप ऑप्शन ए की ओर जा सकते हैं। क्यों, बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण जब उनको रखा जाता है तो उसमें जीवन की सभी प्रक्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा एक सही तर्क होगा, यही हमारी प्रक्रिया होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो थैंक यू। आज की क्लास को हम लोगों ने, बढ़िया पेपर था आज 31 दिसंबर वाला, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हम लोगों ने जो डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नए पेपर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।